अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेक्चर 4 में। आज हम जो हैं वो मज़ीद एक्सेल को एक्सप्लोर करेंगे और कुछ नई चीज़ें, नए फार्मूलाज हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने पुराने कुछ टॉपिक्स निकाले थे लेक्चर 3 में, आप लोगों ने देखे होंगे। उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे आज हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास कुछ टॉपिक्स जो अनबोल्ड हुए हैं वो रह गए थे। आज हम उन टॉपिक्स को कवर करते हैं और कोशिश करते हैं एक्सेल को और मज़ीद एक्सप्लोर करें। तो सबसे पहले मैं अपने रॉ डेटा की तरफ आता हूँ। ये मेरा रॉ डेटा है और मैं यहाँ पर एक नई चीज़ आपको बताता हूँ। फ़िल्टर, मज़ीद फ़िल्ट्रेशन जो है वो आप किस तरह अपने डेटा को कर सकते हो और स्मार्ट तरीके से फ़िल्टर कैसे कर सकते हो, आज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपके पास ये डेटा है। इसके बाद आप फ़िल्टर जब लगाते हैं तो पहले हेडर पे, पहले लेबल्स पे डेटा के सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एल दबाते हैं तो फ़िल्टर का ऑप्शन आ जाता है एंड देन आप सॉर्ट करते हो, आप फ़िल्टर लगाते हो कि कौन सा डेटा आपके पास चाहिए। आप ये भी कर सकते हो, जैसे मैं कराची के सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है एंड देन मैं कंट्रोल शिफ्ट एल दबाता हूँ तो वो जो फ़िल्टर है मेरे लेबल्स पर ही लग रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि कराची पे डायरेक्ट फ़िल्टर लग जाए, ठीक है? डायरेक्ट मुझे यहाँ पर सॉर्ट आउट करके मैं कराची पे क्लिक करूँ, फिर कराची का डेटा है मेरे पास, ऐसा ना होना चाहिए। मैं डायरेक्ट ही जो है कोई शॉर्टकट की ऐसा बनाऊँ जिस पे कराची जो है वो फ़िल्टर सॉर्ट आउट होकर मेरे पास सामने आ जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये देखें, मैंने एक बटन प्रेस किया और उसके बाद क्या हुआ, कराची सॉर्ट आउट होकर मेरे पास आ गया। इसी तरीके से अगर मैं जो हूँ कंट्रोल जेड करता हूँ और मुझे इस्लामाबाद चाहिए, देन मैं दोबारा वो बटन प्रेस करता हूँ और इस्लामाबाद का मेरे पास डेटा आ गया। तो ये कैसे कर सकते हैं आप? इसको करने के लिए सबसे पहले आपने करना ये होगा कि आपने यहाँ पर जो आपका टूल बार है उसमें आपने जाना है और उसके बाद आपने यहाँ पर मोर कमांड्स हैं। ये वही काम है जो कि हम जो हैं वो वर्ड में आपको बता चुके हैं। इसके अलावा पावर पॉइंट में भी बता चुके हैं कि टूल बार में आप कैसे क्विक एक्सेस कोई टूल्स को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है एक टूल को एडिट करोगे, यहाँ पर पॉपुलर कमांड्स हैं, हमें वो वाली कमांड्स चाहिए जो कि हमारे रिबन में मौजूद नहीं है। अभी मेरे पास ये ऐड हुई हुई है, मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर ऑटो फिल्टर का एक कमांड आपको दिख रही होगी, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, देन ऐड करना है एंड ओके करना है। तो आपके पास ये देखें ऑटो फिल्टर यहाँ पर आ गया है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये कि जैसे कि मुझे कराची को ही सिर्फ फिल्टर करना है तो मैं ऑल्ट का बटन दबाऊंगा तो देखें वही है कि कुछ कीज जो है मेरे एक्सेल पे उसने दिखा दी कि कौन से मेन्यू में जाना है। इसी तरह जैसे एच दबाऊंगा तो होम के उसमें चले जाएगा, लेकिन अब मुझे क्या करना है, फिल्टर लगाना है और ऑल्टो फिल्टर के लिए मुझे यहाँ पर फोर्थ दिया हुआ है उसने कि 4 दबाओगे तो ऑटो फिल्टर यूज हो जाएगा। तो मैं 4 प्रेस करूंगा तो ये देखें। इसी तरीके से मैंने इस्लामाबाद को करना है या हैदराबाद को करना है, मैं ऑल्ट और 4 दबाता हूं, ये देखें। तो इस तरीके से आप क्या है अपने फिल्टर को और एडवांस बना सकते हो, ऑटो फिल्टर पे ला सकते हो। मैं अगर इस डेटा पे अगर आपको दिखाऊं तो इस डेटा पे आपको ज्यादा आसानी होगी। जैसे मैंने 1 2 3 स्कूल पे ऑटो फिल्टर लगाया, यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पर कराची लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें 1 2 3 स्कूल आ गया और कराची आ गया। अब मुझे सिर्फ कराची वाला चाहिए तो देखें कल मैंने आपको दिखाया था ना जो सॉर्टिंग के अंदर मजीद सॉर्टिंग, फिल्टर के अंदर मजीद फिल्टर। अब मैंने तो स्कूल वाले पे फिल्टर लगा दिया, अब मैं सिटी वाले पे लगाऊंगा तो मैं कराची के सेल सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्टर जो है 4 दबाता हूं तो ये देखें तो सिर्फ वो मजीद ऑटो फिल्टर हो गया। तो इस तरीके से आप कुछ फिल्टर जो है अपने स्मार्ट बना सकते हैं अपने रॉ डेटा के लिए। ये फिल्टर जो है तब काम आते हैं जब आपके पास डेटा ज्यादा हो, वरना आप जो है पहले लेबल्स पे आप जो हैं वो फिल्टर्स लगाते हैं एंड देन ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लेते हैं जौन सा आपको फिल्टर चाहिए होता है और वो डेटा आपके पास आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी मेरे पास तो कुछ एंट्रीज जो कुछ सिटीज हैं आपको दिख रहे होंगे बहुत कम है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ
और कस्टमर देखें मेरे पास कितने सारे आ रहे हैं। और ये कस्टमर मेरे पास जो है, मिसाल के तौर पे आप समझ लें ये सिटीज होते हैं और ये रिपीट हो रहे होते हैं, तो मैं इसमें क्या एक एक करके चेक लगाता और डिसलेक्ट करता, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती। मैं डायरेक्ट उस सेल पे जाता और मैं ऑल्ट और 4 का बटन प्रेस करता तो ऑटो फिल्टर लग के आ जाता। तो इस तरीके से आप अपनी फिल्ट्रेशन को और जो है एडवांस लेवल पे लेके आ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है, जैसे कि यहाँ पर अमाउंट जीएसटी के साथ इंक्लूड है। अभी मैं इसके साथ ही इंक्लूड करके मैं एक सम करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर कराची को फिल्ट्रेट किया और मैं इसका डेटा सम करना चाहता हूँ, ठीक है। इसकी किसी मुझे बोला कि कराची के जितने भी अमाउंट है वो मुझे बताओ, तो मैं कराची का डेटा निकाल के मैं उसको सम कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर अगर मैं सम का फॉर्मूला यूज करता हूँ और मैं यहाँ से लेकर ये सिलेक्ट करता हूँ सारी चीजें, ठीक है, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा सम आया जो कोई याद रखेगा गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सम का जो फॉर्मूला है, सम जो फॉर्मूला है वो हिडन सेल और शो सेल सारे सेल्स का होता है। मिसाल के तौर पे कराची जो मैंने फिल्टर लगाया, इसके बाद जो जितनी भी सेल हैं वो हिडन हो चुके हैं। इसके नीचे आपको सीरीज में दिख रहा होगा, यहाँ पर 3 लिखा हुआ आ रहा है, देखें 10 आ गया, फिर 17 आ गया, 20, तो कराची की एंट्रीज आ गई और बाकी सारी जो एंट्रीज है ना वो हिडन हुई है। तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला जो है ना उस हिडन सेल्स की एंट्रीज को भी काउंट करके लिया है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी स्पेसिफिक एंट्रीज को कैलकुलेट करना हो फिल्टर के साथ, तो वहां पर आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उस फॉर्मूले को कहते हैं सब टोटल। वो कैसे यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है, आपने सबसे एंड वाले सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर देखें ऑटो सम लिखा हुआ है, जिसके ड्रॉप डाउन में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ना, उसी के पास ऑटो सम लिखा हुआ है। आपने सिर्फ ऑटो सम पे क्लिक करना है। ये देखें ऑटो सम पे जैसे ही क्लिक करेंगे रेंज भी खुद ब खुद सिलेक्ट कर ली उसने, ठीक है। और यहाँ पर ऑटो सब टोटल लिखा हुआ आ गया 9। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है, ये देखें रेंज दे दी। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये एक्चुअल सम है कराची का। ये जो एंट्रीज शो हो रही है उनका सम है, जो हिडन एंट्रीज है उनका सम यहाँ पर नहीं उसने शो किया। तो आप इस फॉर्मूले को लिख भी सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर सब टोटल लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो एंट्रीज दी हुई थी ना 9 जो दी हुई थी, जो मैंने आपको बताया था, वो क्या था, वो बेसिकली सम का था। यहाँ पर देखिए 1 पर एवरेज है, काउंट करना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसी तरह बहुत सारे हैं जो आगे जाके आपको मजीद सीखने को मिलेंगे। अभी आपने काउंट को पढ़ा है, मैक्सिमम को पढ़ा है, मिनिमम को पढ़ा है, एवरेज को पढ़ा है, ठीक है। और ये सम है, तो सम के लिए उसने कहा है कि 9 यूज करो, तो मैं 9 प्रेस करूंगा। कौन सा फंक्शन चाहिए मुझे, सम वाला फंक्शन चाहिए, तो 9 प्रेस करूंगा, कॉमा, और उसके बाद वो रेंज मांग रहा है तो मैं रेंज दे दूंगा। ये रेंज दी, मैंने एंटर प्रेस किया, ये कैलकुलेशन मेरे पास सामने आ। तो याद रखिएगा कि फिल्टर लगाते वक्त आपने सम को यूज नहीं करना, सब टोटल को यूज करना है। तो इस तरह जो है आप फिल्टर के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, या फिल्टर के जो सम आपको अगर चाहिए हो या किसी का मैक्सिमम एवरेज चाहिए हो किसी स्पेसिफिक लोकेशंस का या स्पेसिफिक सेल्स का, तो आप उसमें सब टोटल को यूज कर सकते हैं। तो हमने ये देखें ये वाला सब टोटल जो फिल्टरिंग डेटा पे है वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अब हम जाते हैं अपने रॉ डेटा में दोबारा, और मैं यहाँ पर फिल्टर को रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एक चीज लगा रहा हूँ पाइवट टेबल। तो ये बहुत एडवांस चीज है, याद रखिएगा कुछ चीजें जो एक्सेल में होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें पाइवट टेबल जो है वो एक्सेल की जिसे कह सकते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग फंक्शन है। तो पाइवट टेबल, वी लुकअप्स, कुछ ऐसे फॉर्मूले, इफ के फॉर्मूले, ये कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो मैं एंड में भी आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। तो पूरा एक्सेल जो है वो इन्हीं पे बुनियाद करता है। तो पाइवट टेबल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको हम अभी बेसिक से समझते हैं, आगे जाके हम एडवांस लेवल पे समझेंगे। तो पाइवट के लिए आपने सबसे पहले इंसर्ट में जाना है, यहाँ लिखा हुआ पाइवट टेबल, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो खुद ब खुद रेंज को सिलेक्ट कर लेता है जो चार्ट आपके पास यहाँ मौजूद है। आप उसको सिलेक्ट करके भी पाइवट लगा सकते हैं और पाइवट टेबल पे क्रिएट करेंगे तो ये देखें रेंज इसने खुद ब खुद यहाँ सिलेक्ट करके दे दी। आपने सिर्फ ओके प्रेस करना है। तो ये देखें मेरे पास एक नई शीट, यहाँ पर शीट 3 रॉ डेटा से पहले वाली, हमेशा याद रखें पाइवट जो है वो उससे पहले वाली शीट पर आ जाता है, क्रिएट करके उसने दे दी और यहाँ रॉ डेटा दिया हुआ है। राइट हैंड साइड पे आपको पाइवट टेबल की जो फील्ड्स दिख रही हैं, यहाँ फिल्टर है, कॉलम्स है, रॉज है, वैल्यूज हैं। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पाइवट टेबल के लुक को चेंज करना है थोड़ा सा, ताकि और समझ में आए आपको।
आपने इस पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करना है एंड पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाना है, इसके बाद डिस्प्ले पे जाना है और ये देखें क्लासिकल पाइवट टेबल लेआउट, इसके ऊपर चेक करना है और ओके कर देना है। तो ये देखें आपको यहां पर दिख रहा होगा कि एक लुक यहां पर प्रोवाइड होकर आ गया और यहां पर हम चीजों को परफॉर्म करेंगे। याद रखिएगा ये जो वैल्यू फील्ड वाला है ना ऑप्शन, ये कैलकुलेशन का होता है, यहां पर हम कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा यहां हम कैलकुलेशंस करते हैं। ये आ गई रॉस के लिए और ये कॉलम्स के लिए, और ये जो होता है ये फिल्टर के लिए होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि फिल्टर कैसे लगाते हैं और क्या कैसे लगाते हैं। अब देखें पाइवट को लगाने के लिए आपने सबसे पहले यहां पर चीजों को समझना पड़ेगा कि हम जो है पाइवट क्यों लगाना चाह रहे हैं, किस वजह से लगाना चाह रहे हैं, और रॉ डेटा को समझना पड़ेगा कि पाइवट का मकसद क्या है। सबसे पहले मैं रॉ डेटा पे आता हूं। अब यहां पर देखें मेरे पास कुछ चीजें हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास सेल आईडी, सेल डेट है, क्लाइंट आईडी है और यहां पर कस्टमर नेम्स है, ठीक है, और यहां पर आ गया मेरे पास सिटीज आ गए, ठीक है, और इसके बाद मेरे पास अमाउंट आ रहा है और पेमेंट डेटा है, ठीक है। अब यहां पर मैं बहुत सारी चीजें यहां पर बना सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड करूंगा कि मिसाल के तौर पे मैं यहां पर एक टेबल क्रिएट करके दूंगा जिसमें मुझे यहां पर देखना है कि कराची के अंदर कितने कस्टमर्स हैं, ठीक है, और उन कस्टमर्स का रेवेन्यू, मतलब उन कस्टमर ने सेल्स जो है वो कितनी की है। आ रही है बात समझ में? पेमेंट उनसे, या ये जो सेल्स है ना अमाउंट, ये कितनी आई, ठीक है। ये वाला हम काम जो है वो अभी करते हैं पाइवट। हम पाइवट शीट में चले जाते हैं। अब मुझे चाहिए कि कराची में कस्टमर्स कितने हैं, तो देखें यहाँ पर क्लाइंट नेम जो है वो कस्टमर है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं, देखें यहाँ पर कस्टमर सारे आ गए, ठीक है। अब यहां पर मुझे जो है वो सिर्फ कराची के लिए चाहिए, तो मैंने यहाँ पर कराची जो है वो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखें यहाँ पर नीचे आ गया। मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा फिल्टर में, याद रखिएगा फिल्टर में ड्रॉप करने के बाद ये देखिए मेरे पास ड्रॉप डाउन आ गया। मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ और कराची जो है उसको यहाँ पर चेक मारूंगा तो मल्टीपल एंट्रीज पे आ जाएगा। कराची पे चेक मार के ओके करता हूँ, ये देखें कराची के जितने कस्टमर है मेरे पास यहाँ पर आ गए, ठीक है। उसके बाद मुझे अमाउंट चाहिए, अमाउंट जो है मैं क्लिक करूंगा, ये देखें अमाउंट सब में आ गई वैल्यूज में खुद ब खुद, और मेरे पास एक चार्ट खुद ब खुद क्रिएट होकर आ गया जिसमें यहाँ पर बता रहा है कराची में इतने कस्टमर्स हैं, ये देखें, और ये कस्टमर्स हैं, और यहाँ पर जो है वो उनका सम आ गया। अब इसके बाद मैं एक और चीज डाल सकता हूं जो कि है क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी वो कैसे डालूंगा, ये देखें क्लाइंट आईडी जो है मैं रॉज में लेकर आता हूं, और रॉज में लेकर आने के बल्कि मैं क्लाइंट आईडी जो है वो इधर लेकर आके, और इसका मैं सम नहीं करता, इसको मैं काउंट करता हूं। ये देखिएगा मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, वैल्यू फील्ड पे जाता हूं, यहाँ पर सम लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर काउंट करता हूं, ओके करता हूं, तो ये देखें अभी तो यहाँ पर ऐसा शो हो रहा है। मैं इसको एडवांस तरीके से अब आपको करके दिखाऊंगा, अभी बेसिक्स बता रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर देखें उसने बता भी दिया कि कितने 9 कस्टमर्स हैं कराची में और उनका रेवेन्यू है। आपने सिर्फ सिंपल सा ये काम करना है, कराची आ गया, लाहौर ओके, लाहौर के लिए आ गया, इसके बाद क्या है कोयटा, कोयटा के लिए आ गया, ये देखें। तो इस तरीके से आप जो है वो चीजों को चेंज कर सकते हैं। एक और चीज कर सकते हैं आप यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूं, मैंने यहाँ पर सिटी जो है वो यहाँ से रिमूव करना है, मैंने ड्रॉप डाउन करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव फील्ड, रिमूव कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सिटी पे आता हूं, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक मारता हूं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एड एस स्लाइजर, इसके ऊपर मैं चेक करता हूं, ये देखें मेरे स्क्रीन पर एक स्लाइजर आ गया, ठीक है। अब इस स्लाइजर को मैं कहीं पे भी रख सकता हूं, मैंने यहां पर रखा, और इस स्लाइजर पे कोई भी आराम से टिक मार सकता है, उसको ऐसे चार्ट दिखा सकता हूं। फैसलाबाद पे क्लिक मारेगा, फैसलाबाद का डेटा आ जाएगा, हैदराबाद पे टिक मारेगा, हैदराबाद का डेटा आ जाएगा, इस्लामाबाद का, कराची का, लाहौर का, कोयटा एंड सक्कर। ये देख रहे हैं आप कितने आराम से आप जो है एक स्लाइजर को भी इंसर्ट कर सकते हैं और एक फिल्टर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इज अप टू यू कि आपने जिस तरीके से उसको इंसर्ट करना है। इसके अलावा जो है हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, और मैं यहाँ पर रॉ डेटा को
जो है मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा, ओवरव्यू बता रहा हूँ, पाइवट का टेबल का ओवरव्यू क्या है। आप ये देखें कि आप एक डेटा को अपनी मर्जी से यहाँ पर ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, चार्ट में क्रिएट कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज दे सकते हैं और असाइन कर सकते हैं। हम इसको एडवांस लेवल पे सीखेंगे, अभी मैंने आपको बेसिक्स बताएंगे। ठीक है, इसका पाइवट का एक अलग ही टॉपिक होगा जिसमें हम पाइवट को कंप्लीट सीखेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं और किस तरह आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये चार्ट आ गया आपके पास, आप इस चार्ट को पूरा कॉपी करेंगे एंड कहीं पे भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। एज इट इज चार्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो पाइवट आ रहा है। अब मुझे ये वैल्यूज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस चार्ट को पूरा सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, मैं एक नई शीट में जाता हूं और मैं यहाँ पर जाके, जब मुझे कंट्रोल वी नहीं करना क्योंकि मैं स्पेशल पेज करूंगा, स्पेशल पेज यहाँ से भी होता है और वैल्यूज को करूंगा, हमेशा याद रखिएगा। वैल्यूज को करने के बाद मैं ऑल्ट HOII दबाऊंगा तो ये देखें वैल्यूज खुल गई मेरे पास, यहाँ पर आ गया। वैल्यूज को हटा सकता हूँ, मैं यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ कि ये मेरे पास कराची का डेटा है। ठीक है, इस तरीके से आप चार्ट बना सकते, इज अप टू यू। हमने यहाँ पर पाइवट कर लिया, पाइवट टेबल कर लिया, पाइवट टेबल हमारा हो गया। अब कुछ फॉर्मेटिंग की तरफ आते हैं और कुछ प्लान्स की तरफ आते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ। ये जो है, ये चीज जो है अमूमन आप देख रहे होंगे और ये होनी भी चाहिए कि मेरा जो पहला जो कॉलम है वो फ्रीज है। जब मैं नीचे करता हूँ, ये देखें पहला कॉलम मेरा फ्रीज है और चार्ट मेरा नीचे हो जा रहा है। वो कैसे करते हैं, आपने पहले सेल को सिलेक्ट करना है, इसके बाद आप जाएंगे व्यू के अंदर, व्यू के अंदर यहाँ देखें फ्रीज लिखा होगा, प्रेजेंट यहाँ पर लिखा हुआ फ्रीज, और यहाँ पर टॉप रो, आप टॉप रो जो है वो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, आपकी टॉप रो फ्रीज हो जाएगी। जब आप नीचे करते हैं तो टॉप रो जो है आपकी फ्रीज रहेगी और आपका चार्ट जो है मूव होता रहेगा। इससे आपको पता लग जाता है कि कौन सी चीज किसके नीचे है, क्योंकि अमूमन क्या होता है टॉप रो भी ऊपर चली जाती है, फिर आपको लेबल्स नहीं पता होते कौन से लेबल्स कहाँ हैं। तो फ्रीज जो है आपका यहाँ पर ये मदद करता है। इसके अलावा जो है अभी मैं यहाँ पर एक चीज ऐड कर देता हूँ और मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। एक फॉर्मूला है, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए। मैं यहाँ पर अपर लिख देता हूँ, अपर लिखता हूँ और मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ, देन एंटर करता हूँ। ये देखें अपर केस में मेरे पास आ गया कराची लिखा हुआ। इसी तरीके से मैं लोअर लिखता हूँ और लोअर लिखने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास स्मॉल उसमें कराची आ गया। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूले जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये एक सेल है, इसमें चीजें लिखी हुई हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना कुछ स्पेसिंग दे देता हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसिंग जिसे कहते हैं। आपके पास कुछ डेटा आ गया, उसमें एक्स्ट्रा स्पेसिंग हुई हुई है, मैं इस सेल में दिखाता हूँ कि उस स्पेसिंग को कैसे रिमूव कर सकते हैं। आपने सिंपल ट्रिम एक फॉर्मूला है, आपने इसको यूज करना है एंड इस सेल को सिलेक्ट करना है, इंटर प्रेस करना, तो ये देख सकते हैं आप एक्स्ट्रा स्पेसिंग, ये सिंगल स्पेसिंग को रहने देता है, बाकी एक्स्ट्रा स्पेसिंग जो है वो रिमूव कर देता है। तो यहाँ देखें कुछ स्टाइलिंग के अपर आ गया, लोअर आ गया और ट्रिम आ गया, ये कुछ फंक्शन है। इसके अलावा जो है मैं इसमें यहाँ पर जो है वो आपको भी पता है कि हम इस चार्ट को सिलेक्ट करके वो कुछ फॉर्मेटिंग है, आप इसको कलर कर सकते हैं। यहाँ पर जो कोई सा भी आपने कलर देना है वो कलर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टाइल्स हैं उसके, बाय डिफॉल्ट उस स्टाइल्स पे आप रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो मैंने आपको चीज दिखाई थी, इस सेल को क्लिक करके फॉर्मेटिंग में जाकर आप उसको बार भी दे सकते हैं, कलर स्कीम भी दे सकते हैं। कुछ फॉर्मेटिंग है जो आप इसको यूज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको आ जाएगी। अपने टॉपिक्स पे चलते हैं हम और इसमें देखते हैं फॉर्मेटिंग आ गया, फ्रीज फिल्म आ गया, कॉमा आ गया, फॉर्मेट प्रिंटर आपको दिखा चुका हूँ प्रॉपर जो है। और लिस्टिंग मैं आपको बता देता हूँ, लिस्टिंग क्या है। लिस्टिंग एक ड्रॉप डाउन की शक्ल है और मैं आपको ड्रॉप डाउन दिखा देता हूँ। ड्रॉप डाउन कैसे होता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कुछ कस्टमर लिखे हुए और आपकी मर्जी है, आप कितनी भी बड़ी लिस्ट पे ड्रॉप डाउन आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, मैं इधर सेल ले लेता हूँ, आपने डेटा में जाना है, डेटा के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, लिस्ट पे जाते हैं, लिस्ट पे ऊपर चेक लगाएंगे, यहाँ पर सोर्स देनी है, सोर्स को हम सेलेक्ट करेंगे, ये मैंने सोर्स बल्कि ये नंबर्स वाली सोर्स दे देता हूँ, ओके कर देनी है। इसके बाद एरर, यहाँ पर एरर के मैसेज भी आप शो करा सकते हो जिसमें एरर आएगा, जैसे मैंने ओके किया और यहाँ पर लिस्ट आ गई। अब मैं इसको देखिए एरर आ गया, यहाँ पर वो एडिट नहीं होगा, कभी भी एडिट नहीं होगा। और इस एरर को आप एडिट भी कर सकते हो, कहां पर, उस डेटा वैलिडेशन में जाकर आपने एरर अलर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर जो मैसेज आपने देना है वो दे सकते हो, यहाँ पर कोई साइन देना है आपने वो साइन दे सकते हो, इज अप टू यू। तो ये डेटा वैलिडेशन है, ये हमने देखी, हमने ये वाला सेल प्रॉपर
पूरा कर लिया जिसमें हमने लिस्टिंग वगैरह क्रिएट की। हम चार्ट्स और प्रोटेक्ट शीट पे आते हैं। फिर मैं आपको कुछ फार्मूलाज दिखा देता हूं कि वो बहुत यूनिक फार्मूलाज हैं और आपके बहुत इंशाल्लाह काम आएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस फार्मूलाज को आपने जबरदस्त तरीके से देखना है, एक एक चीज को समझना है, क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको हमेशा जो हैं वो आपको काम आएंगे। आपके चार्ट में मैं आपको सिर्फ सिंपल सा कुछ चीजें बताता हूँ। मैं अपने पाइवट टेबल पे वापस आया हूँ जिसमें पाइवट टेबल लगा हुआ है। उस सेल को सिलेक्ट करना है और आपने जो है F11 कीबोर्ड पर प्रेस करते हैं तो देखें आपके पास एक चार्ट बना हुआ जाता है। चार्ट वही होगा जो वहां पर वैल्यूज दी होंगी। देखें कस्टमर है, उसने इतना बिजनेस दिया, यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। इसी तरीके से आप चार्ट को वैसे ही डिजाइन कर सकते हैं। चार्ट आपने वर्ड में भी देखा, पावर पॉइंट में भी देखा, आप उसको कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। हम इस चार्ट को और एडवांस लेवल पे सीखेंगे आगे जाके। अभी मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है, ठीक है। अब उसके बाद मैं जो हूँ वो मैंने अपने चार्ट्स आपको दिखा दिए। अभी जो है मैं आपको प्रोटेक्ट शीट का दिखा देता हूँ और उसके बाद हम कुछ फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। प्रोटेक्ट शीट क्या होती है? अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर देना। आप यहाँ पर फाइल में जाकर, फाइल में जाने के बाद आप यहाँ पर जो है इन्फो में जाने के बाद यहाँ प्रोटेक्ट शीट वर्कबुक लिखा हुआ है, सॉरी, आप इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी पूरी वर्कबुक को क्या कर सकते हो? प्रोटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आप जाकर रिव्यू में जाके ये देखें प्रोटेक्ट वर्कबुक आ गया। वर्कबुक आपकी प्रोटेक्ट हो जाएगी, पासवर्ड के बगैर नहीं खुलेगी, कोई चीज दिख नहीं रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि मैंने पावर पॉइंट में भी आपको करके दिखाया था। अभी मैं सिर्फ आपको शीट प्रोटेक्ट करना दिखा रहा हूँ। शीट पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पर पासवर्ड लिखा मैंने 1 2 3, ओके किया, कंफर्म किया, ओके कर दिया। अब मैं क्या है अनप्रोटेक्टेड पे क्लिक करूंगा, मैं पासवर्ड दूंगा तो फिर मैं एडिट कर सकता हूं उसको, ठीक है। इसके अलावा मैं एक चीज और सिखा देता हूं आपको। ये मेरा सेल सिलेक्ट है। सेल सिलेक्ट करने के बाद मैंने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मैंने जाना है फॉर्मेट सेल के ऊपर। फॉर्मेट सेल के ऊपर ठीक है प्रोटेक्शन लिखा हुआ है। प्रोटेक्शन के टैब में जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ है लॉक्ड, इसके ऊपर से चेक हटा देना है और ओके कर देना है। अब मैं अपनी शीट को प्रोटेक्ट करता हूं, याद रखेगा मैं यहाँ पर शीट को प्रोटेक्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। और मैंने इस सेल को जो है एडिट कर सकता हूं, दूसरे सेल को नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इस सेल को कर सकता हूं क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है वो हाइड कर दी है, याद, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी प्रोटेक्शन को हाइड भी कर सकते हैं कि भाई अगर प्रोटेक्शन आपने किसी सेल पे देनी है, आप उस सेल पे भी प्रोटेक्शन दे सकते हो, या आपने पूरी शीट पे देनी है और एक सेल को नहीं देनी, आप उसको भी दे सकते हो। इज अप टू यू, या आपके ऊपर है कि आप अपनी शीट को अगर अपने दोस्तों को काम करने के लिए देना चाह रहे हो या कोई असाइनमेंट है और ऐसा देना चाह रहे हो कि वो एडिट ना कर सके, तो उस शीट को प्रोटेक्ट करके आपने जिस सेल के ऊपर उसको प्रोटेक्शन हटानी है कि वो वहां वर्क कर सके, आप उसको वहां पर वर्क करने दे सकते हो। इसी तरह वर्कबुक भी पूरी लॉक कर दोगे। और ये वर्कबुक जो है प्रोटेक्ट करना मैंने पावर पॉइंट में सिखाई थी आपको और वर्ड में भी सिखाई थी, जिसमें वर्कबुक क्या कहते हैं वहां पर जो है डॉक की फाइल जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती थी और वो खुलती नहीं। तो हम आगे जाके इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं आपको फॉर्मूले की तरफ लेके चलता हूँ। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पर हमने ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर चुका हूँ मैं। अब मैं कुछ फॉर्मूले आपको दिखा रहा हूँ और ये फॉर्मूले जो हैं वो कुछ हट के फॉर्मूले हैं और इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा नजर सानी कर लें इसके ऊपर, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं आपकी जिंदगी में हमेशा काम आएंगे। ये फॉर्मूले जो हैं आपको अमूमन नॉर्मल जो फॉर्मूलाज होते हैं एक्सेल के अंदर उन फॉर्मूला से हटकर हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं ये आप डेट्स के साथ और टाइम के साथ खेलते हो। इसमें डेट्स और टाइम को मैनेज करते हो। आपके पास जब रॉ डेटा बहुत ज्यादा होता है और आपके पास अगर लॉजिस्टिक्स में अगर किसी को पता हो या अगर किसी की कंसाइनमेंट का किसी को आइडिया हो कि सीओडी कैसे होती है, डिलीवरीज कैसे होती हैं, तो उनके पास जो डेटा होता है और सेल्स एनालिसिस जो होती है वो डेट के ऊपर होती है कि किस डेट को अमाउंट आई, किस डेट को गई और कौन सी डेट के साथ हम कंपनी ने रेवेन्यू किया, कौन से मंथ में कंपनी डाउन गई। तो कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पर और बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से आप जो हो वो मैनेज कर सकते हो अपने डेटा को।
ठीक है, ये 20 फॉर्मूले मैंने निकाले हैं। इसके अलावा हम एक्सेल के फॉर्मूले अलग पढ़ेंगे, जिसमें वी लुकअप आता है, एच लुकअप आता है, एल लुकअप्स आते हैं, इफ वाले फॉर्मूलेज हैं वो अलग हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे उनको। लेकिन कुछ फॉर्मूले जो हैं ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखेगा, इनके बिल्कुल गौर से समझ लेगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे अगर आप डेटा एंट्री का काम करेंगे। तो हम सबसे पहले फॉर्मूले पे आते हैं, टुडे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इन फॉर्मूलेज को यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। टुडे जो है वो सिंपल फॉर्मूला है। इसमें जो है मैं सबसे पहले एक चीज दिखा दूं कि मैं जो हूं यहाँ पर टुडे लिखता हूं और मैं एंटर प्रेस करता हूं, तो देखें आज की डेट जो है वो यहाँ पर शो हो गई। ठीक है, याद रखेगा एक्सेल जो है ना हमेशा वो जो है वो डेट आता है, मंथ आता है, फिर ईयर आता है। ये अगर आपके कंप्यूटर में जो डेट की सेटिंग हुई हुई है उसके हिसाब से एक्सेल आपकी डेट को उठाता है। किसी किसी के कंप्यूटर में मंथ पहले आ रहा होगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्या होता है और डेट बाद में आ रही होती है, मंथ बाद में आ रहा होता है, तो बड़ा इशू होता है इसमें। तो हमेशा याद रखिएगा डेट के फॉर्मेट को आपने जो है वो देखना है कि डेट का फॉर्मेट कैसा है। आपने फॉन्ट पे जाना है, यहाँ पर नंबर्स पे जाना है आपने यहाँ पर, और यहाँ पर डेट है और इसका फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये देखें, आपने जौन सा फॉर्मेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करके आप ओके कर दोगे तो वो उसी फॉर्मेट में आएगा। तो डेट का फॉर्मेट में हमेशा प्रॉब्लम होती है, जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि कभी मेरा मंथ पहले आ रहा है, कभी डे पहले आ रहा है। तो आपने सबसे पहले अपने डेस्कटॉप की डेट को देखना है कि उसकी डेट क्या है। एक्सेल हमेशा वही डेट वहां पर शो करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं यहाँ पर जो है कंट्रोल और ऑब्लिक का बटन जब प्रेस करता हूं तो मैं यहाँ पर डेट, ये आपको शॉर्टकट कीज प्रोवाइड होंगी। मैं यहाँ पर डेट ऐसे भी डाल सकता हूँ और मैं फॉर्मूले के थ्रू भी डाल सकता हूँ, और कंट्रोल शिफ्ट ऑब्लिक दबाता हूँ तो मेरे पास टाइम आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो शॉर्टकट कीज भी आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड होगी। तो टुडे आपको यहाँ पर जो है वो मैंने बताया, इसकी तरह डे है, मंथ है, ईयर, ये तीनों चीजें यहाँ पर मैं आपको कवर कराता हूँ। मैंने यहाँ पर टुडे लिखा था, टुडे आ गया यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले ईयर, बल्कि डे लिख देता हूँ। डे लिखने के बाद ये कह रहा है कि उस नंबर को सिलेक्ट करो। मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें डे मेरे पास अलग होकर आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर मंथ को यूज करता हूँ, डेट को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट करता हूँ, डेट को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें। तो फॉर्मूले से आपके पास डे, मंथ और ईयर अलग अलग होकर, फॉर्मूले से आपके पास डे, मंथ एंड ईयर आ गई। अभी आपको लग रहा होगा कि ये करने का फायदा क्या, हमें ऐसे भी दिख रहा है। तो याद रखिएगा कभी कभी आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा पे होता है, तो हमेशा मैं ये जो काम है अभी आपको बहुत आसान लग रहा होगा, ये काम बड़े डेटा पे जाकर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये फॉर्मूले यूज होते हैं ताकि हम उस डेटा को आराम से मैनेज कर सकें। कभी कभी आपके पास थाउजेंड ऑफ डेट्स होती हैं, तो उसके अंदर सिर्फ आपको डेज निकालने पड़ते हैं। तो आप इन फॉर्मूले की मदद से आप उनको, उनकी डेट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मंथ की अलग करनी पड़ती है, तो इसके मुताबिक आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, हमने टुडे देखा, मंथ देखा, ईयर देख लिया। ठीक है, अब वीक नम पे आ जाते हैं। वीक नम क्या होता है? वीक नम ये होता है कि मैं यहाँ पर एक डेट लिख रहा हूँ, एक डेट जो है मैं इसी डेट को यूज कर लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको वीक नम क्या है। मैं यहाँ पर वीक नम लिख देता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ वीक नम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डेट लिखी 12 अगस्त और 2020 का ईयर है। मैं यहाँ पर इस सेल पे आता हूँ, क्योंकि देखें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। ये मैंने सेल को सिलेक्ट किया हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल। इसके अंदर नंबर भी होता है, करेंसी भी होता है, अकाउंट भी होता है, शॉर्ट डेट भी ले आ सकते हो, लॉन्ग डेट भी, टाइम भी। तो आप याद रखिएगा अगर यहाँ पर टाइम इस सेल पे क्रिएट हुआ हो तो क्या होता है, उसके अलावा कोई और चीज वहां पर उठती नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। तो याद रखिएगा हमेशा कि जर्नल यूज हो रहा हो फॉर्मूले के लिए और दूसरी चीजों के लिए। यहाँ जो डेट है तो देखिए यहाँ पर डेट आ गया, वो सही है। अगर मैं यहाँ पर टाइम इस सेल पे ले आता हूँ तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा। ये देखिए मैं टाइम, यहाँ डेट आ जाएगी और मैं यहाँ टाइम ले आता हूँ तो इस सेल पे मेरे पास कस्टम आ गया, लेकिन पीछे टाइम चल रहा है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा।
तो याद रखिएगा जर्नल आपके पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पर डेट लिखी हुई आ रही है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ जर्नल आ रहा है। अब मैं यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगाता हूँ वीक नम का। मैं वीक नम जो है वो यूज करता हूँ। वीक नम यूज करने के बाद मैं यहाँ पर इस सेल को उठाता हूँ और मैं यहाँ पर मेरे पास संडे मंडे जो है आ रहा है, उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे और अलग अलग डेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं, आपके ऊपर है कि आपका डे जो है वीक का कहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने यहाँ पर सैटरडे कॉल करा दिया, ठीक है। इज अप टू यू, आप संडे भी यूज कर सकते हो, मंडे की आपका वीक कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट करना है एंड देन एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर 33 आ रहा है। अब ये 33 क्या आ रहा है, ये 33 आ रहा है कि वीक नंबर क्या, इस साल में 33, इस डेट तक 33 हफ्ते गुजर चुके हैं। इसकी एग्जांपल आपको ऐसे पता चलेगी अगर मैं इस डेट को ऐसे एडिट कर देता हूं। ये देखें 12 तारीख में 3 हफ्ते गुजर गए, मतलब 12 जैन तक 3 हफ्ते गुजर गए। अब मैं इसको बढ़ाता रहूंगा मंथ को, तो ये देखें 1 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक 7 हफ्ते गुजर गए। तो अगर आपको वीक को कैलकुलेट करना है कि एक डेट में कितने वीक्स आपके गुजर चुके हैं, आपने सिंपल सा क्या करना है, वीक नंबर का फॉर्मूला लगाना है। पहले उस सेल को सिलेक्ट करना है, दूसरा यहां पर आपने वो डेट देनी है जिस डेट से वीक स्टार्ट हो रहा है, वो नेम बताना है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मैंने अभी सैटरडे सिलेक्ट किया, वहां से आपने उसको बताना है और देन अपना फॉर्मूला लगाना है। वीक नंबर आपने देखा कि आप किस तरह अपने साल में जितने भी वीक्स हैं उसको काउंट कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है और ये काफी कैलकुलेशन में यूज होता है, तो आप इसको अपने पास लगा के जरूर देखिएगा। अब हम वर्क डे की तरफ आए थे, वर्क डे यहाँ पर आ गया। हम वर्क डे देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास वर्क डे आ गया। वर्क डे क्या होता है, हम यहाँ पर जो है एक डेट लिख लेते हैं और ये डेट जो है वो मैं आज की लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो डेट आ गई मेरे पास और मैं यहाँ पर एक नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पर एक डेज लिख देता हूँ कि यहाँ पर 15 डेज, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि मुझे कहा गया है कि 15 दिन जो है वो मुझे ऐड करने, या मल्टीपल डेज में आपके ऊपर, आपके पास एक बहुत सारी डेट्स आई हैं और यहाँ पर डेज आए हुए हैं। इस तरह से होता है कि आपने कोई काम करना है और आपने दिया हुआ है कि 10 दिन के बाद में वो काम कंप्लीट होगा, ठीक है। अपने बॉस को आपने एक शीट में आपने बताना है कि इस बंदे का टारगेट जो है वो 10 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, 5 दिन बाद होगा। अजम्पशन पे जो डेट्स होती हैं या एक्चुअल डेट्स होती हैं वो आपने दे दी है कि पार्टी का चेक जो है वो 10 दिन बाद आएगा, 15। तो ये डेट है आज की और यहाँ पर 15 दिन है। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा कि 15 दिन बाद की क्या डेट होगी वर्क डे से, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल है, करना कुछ भी नहीं है। करना सिंपल सा ये है कि आपने जो है वो यहाँ पर जो है वर्क डे लिखना है, ठीक है। वर्क डे लिखने के बाद पहला सेल सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा एंड देन दूसरा सेल सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखें कुछ अजीब सा नंबर आ गया। अजीब सा नंबर क्यों आया, क्योंकि ये कॉलम सिलेक्ट नहीं था। आपने कंट्रोल-Shift-3 याद रखिएगा डेट में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी नंबर को, क्योंकि यहाँ पर जनरल में सिलेक्ट था, वहां नंबर आ रहा था, अब मुझे डेट में कन्वर्ट करना था, ठीक है। डेट में कन्वर्ट करना था उसको, तो कंट्रोल-Shift-3 का प्रेस करता हूँ तो उस सेल के ऊपर वो डेट में कन्वर्ट हो गया। तो देखें 2 सितंबर यहाँ पर डेट आ गई। अब यहाँ पर आप इसको प्लस भी कर सकते थे। आप लोग कह रहे होंगे कि इस फॉर्मूले को लगाने की क्या जरूरत थी, मैं इस डेट में इसको प्लस करता तो डेट आ सकती थी। लेकिन याद रखिएगा वर्क डे जो है उसमें अंदर जो है वो सैटरडे एंड संडे नहीं आता, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ऑफिशियली ऑफ होती हैं छुट्टियां, तो इसलिए सैटरडे संडे को ये काउंट नहीं करता वर्क डे। याद रखिएगा हमेशा। तो इसलिए वर्क डे यूज होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि वर्क डे का कैसे यूज होता है। वर्क डे इसलिए यूज होता है कि वो सैटरडे संडे को उस डेट से निकाल देता है और फिर 15 दिन जोड़ के दिखाता है। मिसाल के तौर पे अगर इसमें सैटरडे संडे आए होंगे तो उसने वो काउंट नहीं किए, एक्चुअल में कितने दिन काउंट किए, 17 दिन। अगर सैटरडे संडे आए हैं, बिल्कुल आए होंगे, तो 17 दिन, 15 दिन वर्किंग डेज के काउंट किए उसने सैटरडे संडे काउंट नहीं किया। हम फॉर्मूले में आते हैं। फॉर्मूले में हमारे पास एक और चीज है, वर्क डे इनिशियलाइज। ये क्या चीज है, आइए हम इसको देख लेते हैं इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब क्या है, मेरे पास यही डेट है और मेरे पास यही नंबर है, ठीक है। अब मैं इसमें वर्क डे इनिशियलाइज का फॉर्मूला लगाता हूँ। मैंने अब वर्क डे लिखता हूँ, डॉट इनिशियलाइज आएगा, स्टार्टिंग डेज आ गई, मैंने स्टार्टिंग डेट ले ली, कॉमा। देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा क्या चीज आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद मैंने डेज सिलेक्ट करनी, डेट सिलेक्ट कर ली।
डेट सेलेक्ट करने के बाद कॉमा। अब मेरे पास वीकेंड्स आ गया। वीकेंड्स क्या आ गया कि आपने अगर कोई वीकेंड देना है अपनी मर्जी से, मिसाल के तौर पर सैटरडे संडे तो यहाँ सिलेक्ट है, अब मुझे सिर्फ संडे करना है, तो संडे के ऊपर 11 लिखा हुआ है, मैं 11 क्लिक करूंगा और इंटर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाता हूँ, तो ये देखें इस डेट और इस डेट में फर्क देखें। आ रही है बात समझ में? यहाँ 29 अगस्त आ गया और यहाँ पर डेट आई थी 2 सितंबर। क्यों? क्योंकि इसने अगर यहाँ 15 दिन में 2 सैटरडे आए होंगे तो 2 सैटरडे निकाल दिए उसने, और यहाँ पर सैटरडे उसने काउंट किए, सिर्फ संडे निकाले। तो याद रखें कि कुछ चीजें होती हैं जो एडवांस लेवल पे होती हैं, आपको कुछ लॉजिक सीखनी पड़ती हैं और उन लॉजिक्स को आप देखेंगे, एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको एडिट करके एक और चीज कर सकते हैं। यहाँ मैं कॉमा प्रेस करता हूँ तो देखें हॉलीडे भी आ रहा है, तो आपने कोई हॉलीडे की अगर डेट लिखी हुई है, कोई सेल सिलेक्ट किया हुआ है, इस डेट को इस माइनस कर दो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है 12 अगस्त, अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया 14 अगस्त, ठीक है। अभी देखेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ, यहाँ कॉमा करता हूँ, कॉमा के बाद मैं यहाँ पर जो है वो बी और B9 है मेरे पास, B9 सेलेक्टेड, सेल सेलेक्ट कर दिया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें उसने 31 अगस्त दिखा दिया। पहले था 29 अगस्त, अब उसने 31 अगस्त दिखा दिया, क्योंकि कोई संडे भी काउंट हो रहा होगा, इस वजह से उसने एक हॉलीडे को भी काउंट नहीं किया। डेट मेरी बढ़ गई, 31 अगस्त आ गई, एक डेट बढ़ गया कि 31 अगस्त को मुझे कोई चीज मिलेगी। आ रही है बात समझ? तो इस तरीके से आप जो है अपनी डेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप उसमें हॉलीडे भी दे सकते हैं, इसमें भी आप हॉलीडे दे सकते हैं। इसमें भी आप गौर से देखें तो हॉलीडे का साइन आ रहा है, लेकिन इसमें सैटरडे संडे जो है वर्क डे में बाय डिफॉल्ट आता है, और इनिशियलाइज में आप जो है अपनी मर्जी से जो वीकेंड है वो सिलेक्ट करते हो और हॉलीडेज दोनों में दे सकते हो। तो आई होप ये दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। ई डेट क्या होता है, ये ई डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। ई डेट क्या होता है, एक डेट यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है। अब याद रखिएगा यहाँ पर जो था, यहाँ पर सिनेरियो था कुछ अलग। क्यों अलग था? अलग इसलिए था क्योंकि यहाँ पर हम डे ऐड कराते थे डेट में, अब यहाँ पर हम मंथ को ऐड कराएंगे। याद रखिएगा, तो मंथ को पूरा ऐड कराएंगे। मैं यहाँ पर 2 मंथ्स लिखता हूँ, 2 मंथ्स। उसके बाद मैं यहाँ पर ई डेट को यूज करता हूँ। ये देखें स्टार्टिंग डेट कॉमा उसने मंथ्स यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इस मंथ्स वाले सिलेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें ये डेट आ गई, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड 3 प्रेस करना है और यहाँ से भी डेट को यूज कर सकता हूँ, इज अप टू यू। कंट्रोल शिफ्ट 3 डालता हूँ, ये देखें 2 महीने बाद 12 अक्टूबर उसने देखा। तो अगर कोई 30 का महीना, 31 का महीना एक्चुअल उसने काउंट करके उसको एडिट कर दिया। मैं यहाँ 4 महीने करता हूँ, तो ये देखिए वो मंथ को इंक्रीज कर दिया। ई डेट जो है वो मंथ को इंक्रीज करती है, वो वर्ड डे जो है डे को इंक्रीज करता है। हमेशा याद रखिएगा। हमने ई डेट्स कर दिया, अब हम आते हैं नेटवर्क डेज पे। ये बड़ी काम की चीज है, इसकी आप लाजमी लाजमी समझ लेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मैं यहाँ पर नेटवर्क डेट लिखता हूँ, ठीक है। नेटवर्क डेट्स आ गया मेरे पास। अब मेरे पास नेटवर्क डेज क्या होते हैं, अब मैं बताता हूँ। एक डेट और यहाँ पर है आज की डेट, मुझे डिफरेंस निकालना है इस डेट और इस डेट का, ठीक है। अभी कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग इस डेट को माइनस कर देंगे इस डेट से, तो लिखा आ जाएगा 11 दिन, ठीक है ना। अमूमन बहुत से लोग करते हैं और इसको बोलते हैं कि डेट डिफरेंस हमने निकाल दिया और इजीली, और अपने बॉस को वो चीजें दे देते हैं। तो याद रखिएगा डेट डिफरेंस में इसी तरीके से सैटरडे संडे आ जाते हैं। याद है आप लोगों को कि डेट डिफरेंस जैसे हमने जो है वर्ड डिफरेंस यहाँ पर निकाला था, और वर्ड डे में क्या था, इधर सैटरडे संडे बाय डिफॉल्ट आ गए थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी सैटरडे संडे इसमें उसने ले लिए, छुट्टी नहीं काउंट की। वर्ड डे में उसने सैटरडे संडे निकाल दिए थे, अब नेटवर्क डेज में हम सैटरडे संडे निकालें। हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेटवर्क डेज लिखते हैं, पहली डेट सिलेक्ट की, नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट सिलेक्ट की, देन कॉमा कोई हॉलीडे वाली डेट है तो हॉलीडे वाली डेट, जैसे कि मैंने ऊपर सिलेक्ट की थी वैसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है आपने सिर्फ एंटर प्रेस करना। 8 दिन बता दिए उसने, क्यों बता दिए भाई साहब, इसलिए बता दिए भाईजान कि सैटरडे संडे उसने निकाल दिया, यहाँ एक्चुअल डेट यहाँ पर निकाल के दी है उसने। इसी तरीके से एक इसी के नीचे एक फॉर्मूला है जो इनिशियलाइज वाला है। अब आप इनिशियलाइज वाला समझ गए होंगे कि क्या है वो इनिशियलाइज वाला बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो कि वर्क
डेट इनिशियलाइज वाला था, उसमें क्या सीन था, आपने यहाँ कॉपी किया, आपने यहाँ पर नेटवर्क इनिशियलाइज दिया, स्टार्टिंग डेट सिलेक्ट की, कॉमा, एंड डेट सिलेक्ट की, कॉमा, एंड अब आप अपना वीकेंड डिसाइड कर सकते हो। मेरे पास सिर्फ संडे, मैं 11 यहाँ प्रोसीड कर देता हूँ। बहुत सी जगहों पे सिर्फ संडे छुट्टी होती है, मैं 11 लिख देता हूँ एंड देन ओके प्रेस कर देता हूँ। देखें, यहाँ 8 दिन दिखाई, यहाँ 10 दिन दिखाती है, 2 सैटरडे कम कर दी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से आप ये डेट्स की कैलकुलेशन है पूरी, बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन है। और इन कैलकुलेशन पे जब आपको क्या कहते हैं कंट्रोलिंग आ जाती है, तो आप जो है, जब आपके पास लॉन्ग ऑफ डेटा होता है, बहुत बड़ा तादाद में डेटा होता है, तो आप उस डेटा को आराम से आप उसको खेल सकते हो उस डेटा के साथ। और उस डेटा में बहुत सारी डेट्स का मसला आता है, क्योंकि डेट जो है वो एक्चुअल जो है उन्हीं के बुनियाद पर डेटा होता है, क्योंकि सेल्स आ रही हैं जा रही हैं, तो आपको मैनेज करके दिखानी पड़ती है कि डेट्स क्या है। तो आपके ऊपर है कि वर्ड डे आपको देखना है कि किधर इस्तेमाल करना है, ई डेट को किधर इस्तेमाल करना है, नेटवर्क डेज किधर इस्तेमाल करना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, हमने यहाँ पर आज 10 फॉर्मूला देखे, और चलें इन 10 फॉर्मूला को हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी इन्फॉर्मेटिव। नेक्स्ट सेशन में हम जो है इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे, कुछ फॉर्मूले ये वाले जो रह गए पेंडिंग, उन फॉर्मूले को कंटिन्यू करेंगे, और कुछ नए जो फॉर्मूले हैं एक्सेल में एडवांसमेंट की तरफ हम जाएंगे अब, और उन नए फॉर्मूले को हम सीखेंगे, और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम एक दिन डैशबोर्ड पूरा क्रिएट करके देंगे, और दिखाएंगे कि डैशबोर्ड कैसे बनता है, और एक फाइनल स्टेज पर हम लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।